बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज इन सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अहम है तो आम सा मगर बड़ा हसास सा मौजू। शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि दो एतमादों का रिश्ता होती है। लेकिन आजकल एक चीज़ बहुत आम होती जा रही है। घर की हर बात, हर लड़ाई, हर शिकायत जो है वो दोस्तों में, अपनी माँ को, अपनी बहनों को या फिर हर दूसरे इंसान तक पहुँच जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मसला सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होता है वो पूरी फैमिली का मसला बन जाता है। इवन के सहेलियों का भी मसला बन जाता है। कभी कभी जो औरतें होती हैं ना, सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए बात करती हैं, मगर वही बात गलत फहमियों में और फिर उसके बाद मुदाखलत में बदल जाती है। ऐसा ही है। फिर रिश्तों में वो इज़्ज़त, वो प्राइवेसी, वो सब कुछ बाउंड्रिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो जो एक शादी की बुनियाद होती है। फिर दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं क्या, जब गुस्सा ख़त्म भी हो जाता है किसी लड़ाई का, ठीक है, तो फिर वो बातें जो है ना वो एक दूसरे के जहन में रह जाती हैं। देखिए, हर रिश्ते में मसले होते हैं, बहस होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मगर क्या हर बात हमने अपनी सहेली को, अम्मी को, भाई को, दुनिया को, सबको बताना ज़रूरी है? क्या हर लड़ाई के बाद अपनी माँ को फ़ोन करना, अपनी दोस्तों को स्क्रीनशॉट्स भेजना, देखो मेरे मियाँ ने ना ये किया? मतलब ये आप अपने रिश्ते को बेहतर कर रही हैं या फिर अपने रिश्ते को टॉक्सिक बना रही हैं? फिर देखिए, एक वक्त और भी बहुत गलत आता है, फिर वो ये आता है कि जो मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं ना, इनके रिश्ते को ना मियाँ ना बीवी ये दोनों कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत कभी किसी से बात ही ना करे। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप पे जुल्म हुआ है, आपकी कोई इंसल्ट या जहनी दबाव या आपके साथ कोई अब्यूज़िव रिलेशन है किसी का, तो फिर ये नहीं है कि आप किसी से मशवरा ना लें, बात ना करें। मैं ये आपको यहाँ मना नहीं कर रही, मगर हर छोटी बात को पब्लिक का डिस्कशन बना देना, ठीक है, वो तो रिश्ते को नुकसान पहुँचाएगा हर हाल में। इस पे बात करने के लिए आज बहुत अच्छी मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं और अच्छा एलैबोरेट करेंगी नाज़िश हबीब साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक। आप आई लाइक व्हाट यू वेयरिंग, इट्स सो प्रिटी विद द शलवार एंड वेरी प्लेजेंट। या थैंक यू सो मच। आज का मौजू भी बड़ा खूबसूरत है। एक हम बात करें वैसे तो रिश्ते की, जो कि मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, और अज़दवाजी रिश्ता जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिश्ता माशरे में समझा जाता है, क्लोज़ रिश्ता भी, जिसको आप अपना हर राज बताते हैं, सब कुछ। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। मतलब एक मर्द जो है ना, मैंने देखा है कि अपनी बीवी की बातें अपने दोस्तों के साथ और कहीं जाके इधर उधर शेयर नहीं करते मोस्टली। बहुत कोई इक्का दुक्का कोई ऑप्शन सुनने को आया कि मर्द जाके बात कर रहा है, मगर मोस्टली उसको हम काउंट नहीं करते। मगर ख़वातीन अपनी सहेलियों से, अच्छा अपने घर के काम वालों से भी हद तक, अपने ड्राइवर से, अपनी घर की जो स्टाफ है उससे, सहेलियों से, पड़ोसनों से, कोई आ जाए, व्हाई इज़ दैट? एग्जैक्टली, बहुत ही अहम टॉपिक है ये। अच्छा, इसका आगाज़ हम इससे करते हैं कि जो एक इस्लामिक भी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो लिबास क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और एक तो वो सबसे करीब होता है हमारे से, ठीक है, वो हमारे से, यही रिश्ता मियाँ बीवी का है कि बहुत गुर्बत का रिश्ता और एक दूसरे का लिबास यानी प्रोटेक्ट करना। अब आप हर छोटी बात कोई शेयरिंग कर दी, खामद ने को कुछ कह दिया, जाके अगर आप सहेलियों को बताएंगे तो आपका ये लिबास उतरेगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये सिर्फ उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा। लोग आज तो कहेंगे यार तुम ठीक कह रही हो, ये करो जाके। एक तो वो मशवरा गलत होगा क्योंकि उनको आपकी डायनामिक्स नहीं पता। दे डोंट नो आपका हस्बैंड कैसा है, उसके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं और बुरे क्या हैं, वो आपको पता है। अब उन्होंने सिर्फ एक नेगेटिव बात सुनी और एक अनप्रोफेशनल एडवाइस आपको दे दी। उस वक्त तो आपको हो गया कि चलो ठीक है, शेयरिंग हो गई, सबको वेंटिलेशन। आप उस गलत एडवाइस पे फिर अमल करेंगे, फिर आपका रिलेशन टॉक्सिक होगा। ठीक है, सिमिलरली आप अपनी अम्मी को बता रही हैं। अच्छा, जिसको जब बताया जा रहा होता है ना, जी मैं यहाँ पे भी इस बात को पूछूंगी कि जब सपोज अगर मेरा कोई दुख है और मेरे साथ कोई मसला हो रहा है, अब या कोई लड़ाई है, दुख भी छोड़ते हैं आप, मेरी या मेरे किसी घर में कोई मियाँ की लड़ाई हो गई, तो मैं आपको जो बताऊंगी ना, सिर्फ अपना साइड ज़्यादा बताऊंगी। जी एग्जैक्टली। और अपना पॉजिटिव साइड रखते हुए भी बताऊंगी कि मेरी इज्जत रह जाए, तुम मुझे वरना मेरे बारे में क्या सोचोगे, मैं शफाफ हूँ और सारी मैं शफाफ हूँ, उसकी गलती है। और बंदा सुनने वाला यही सोच रहा होता है, यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, इसका मतलब ये बहुत गलत आदमी है। कह भी रहा होता है सुनने वाला कि ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, ये शख्स ऐसा कर रहा है, तुम्हारा हस्बैंड तो ठीक ही नहीं है। फिर जवाब ये आता है कि कंट्रोल कर रहा है, तुम इस पे जरा काबू करो। यही बात हम करने जा रहे हैं ना कि
जो दोस्तें हैं उन्होंने अनप्रोफेशनल एडवाइस दे दी अपने मुताबिक। हो सकता है उनका हस्बैंड एक खास और तरह का हो, उन जिसने शेयरिंग की उसका हस्बैंड और तरह का हो, या ये भी हो सकता है कि वो बता ना रही हो, अपनी इज्जत रख रही हो, अपने घर का माहौल अपना सेफ। हाँ बिल्कुल, और कुछ लोग पब्लिक नहीं करते अपनी लाइफ, प्राइवेसी शेयर नहीं करी। बस ठीक है यार हम बड़े खुश हैं, दिखाते हैं कि यार हम खुश हैं, अच्छी बात है। अच्छा, अब उससे दो इम्पैक्ट हुए, एक तो गलत एडवाइस मिल गई, उस पर आपने अमल किया, आपने अपने हस्बैंड से अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं किया बल्कि उस गलत एडवाइस पे अमल करके बेड़ा गर्क कर दिया रिलेशन का। दूसरा, आपकी अपनी इज्जत यानी आपका अपना लिबास जो है आपने खुद उतारा है, ठीक है, और अब आप लोगों के सामने लोग बाद में सहेलियाँ कहेंगी इसका हस्बैंड जो है इसमें है ना कोई कमी होगी तभी इसका हस्बैंड ऐसा है, वो बाद में ये बातें करेंगे, तो आपका भी बेड़ा गर्क हो गया इमेज का। आपने अपनी माँ से बात की, शेयरिंग तो हो गई, यानी कि चले जैसे आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जब अब्यूज़ हो रही है, बहुत इमोशनल अब्यूज़ है, वो आपको मार है, फिर तो शेयरिंग आपको अपने बताना है जाके कि भी मेरे साथ ये हो रहा है, घर से ही निकाल दिया, हाँ घर से निकाल, या फिर ऐसा है कि वो उसके और ताल्लुकात हैं किसी से, तो फिर तो चलें आपने किसी पर्टिनेंट बंदे को, माँ को या शेयरिंग करनी है, वहाँ तो आपने अपनी जो है ना प्राइवेसी वो इन्वेड कर देना है, वो रूल जो है ना हेल्दी, मतलब बाउंड्री अपनी से निकल के आपको करना है। लेकिन जहाँ छोटी सी बात आपने माँ को बता दी, अब माँ के लिए आप बड़ी अहम है, आपका एक ताल्लुक है अपनी माँ का, एक इमोशनल रिश्ता है। मेरी बेटी मुझे बताएगी तो मैं कहूँगी भाई इसको तो मैं ठीक करती हूँ, और उसमें कहूँगी तुम इधर आ जाओ मेरे पास फ़ौरन, अगर मतलब मैं उस तरह से पढ़ी लिखी माँ ना होंगी या चलो समझदार ना होंगी, जो पढ़ी लिखी भी कई दफ़ा ऐसे करती हैं, ठीक है ना। तो अब मेरी बेटी है, मैं इमोशनली लिंक्ड हूँ उसके साथ, मैं उसको हो सकता है गलत एडवाइस दे दूँ इमोशनल होके कि छोड़ दो इधर आओ ना मैं इसको ठीक करती हूँ, तो मेरे पास रोज़ 5 दिन आके। अब छोटी सी बात पे एक तो ये हो गया कि ये चीज़ बढ़ गई, 5 दिन के बाद 5 महीने हो जाते हैं, लड़की वापस अब वहाँ से यही हो जाता है ना, ये होते हैं कि वो अब लड़का नहीं आ रहा मनाने के, खुद गई थी। अब एक इतना खूबसूरत रिलेशन जो है ना वो तबाही की तरफ जा रहा है, सिर्फ एक ऐसी शेयरिंग से जो ओवर शेयरिंग थी, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब दूसरी बुराई क्या होगी, दूसरी बहन की शादी होगी, हो सकता है वो अपनी मियाँ का इमेज अच्छा रखे, अब वही लड़की जलेगी कि मेरी माँ मेरे मियाँ को तो अच्छा नहीं समझती, उसके मियाँ को अच्छा समझती है, और अपनी गलती भूल जाएगी कि जो मैंने ओवर शेयरिंग्स की हुई हैं, एक एक बात अपनी माँ को और सबको बताई हुई है अपने हस्बैंड के बारे में, अब उसका इमेज तो मैंने ख़राब कर दिया। यानी कि मैंने जो मेरा लिबास है, सबने कहा कि ये जो तुमने पहना हुआ नहीं घटिया लिबास है भाई, और जो अब तुम्हारी बहन का है लिबास वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपने अपना रिलेशन, उसकी वो सारी सैंक्टिटी, उसकी खूबसूरती वो तो ख़राब कर दी, हस्बैंड का इमेज बर्बाद हो गया इस ओवर शेयरिंग से। अब हल क्या है, अगर आप भर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, टॉक्सिक रिलेशन है, जो भी है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप कोई प्रोफेशनल एडवाइस ले लें, ठीक है, आप जाएं, और हो सकता है आपको थेरेपी की ज़रूरत हो सकता है आपका जो थेरेपिस्ट है वो आपको समझा दे। वे नाज़िर जी, मैं जो आपको सवाल बताऊंगी ना, आप हैरान हो जाएंगी, मुझसे जिस तरह की मैं जो सिचुएशंस अपनी दोस्तों में देखती हूँ ना, या अपने जानने वाले इर्द गिर्द लोगों में, उनकी शिकायतें ये नहीं है कि टॉक्सिक है, अब्यूजिव है और किसी और के चक्कर में है, कोई ऑल दैट, आपको ये टाइम नहीं देता। आपको सुन के हैरत होगी बातें क्या है, मैं सुबह उठती हूँ तो मुझसे बात ही नहीं करते, बस नाश्ता करते हैं और भाग जाते हैं। अच्छा, ये शिकायत है। दूसरा क्या शिकायत है, फ़ोन करते हैं 2 मिनट की बात करते हैं, मुझसे तो इतनी बातें नहीं करते। अच्छा, तीसरी क्या बात है, मैं तैयार होके आई थी, तारीफ़ ही नहीं करते, बस कहते हैं हाँ ठीक लग रही हो। ये लड़ाई का झगड़ा, और बस इसकी वजह से अब आप इन तीनों बातों पे देखें कि जब उसकी दोस्त ये सुनेगी, उस वक्त मशवरा तो उसको दे देगी कि ज़रा तुम भी इसको ज़रा इग्नोर करो और ये करो वो करो, बाद में उसकी 100 बातें करेगी कि ये इसमें ही कुछ नहीं है, तो यही ऐसी है, तो हो सकता है खुद उससे दोस्ती कर ले उसके हस्बैंड से, ये भी हो सकता है कि भाई इसको तो भाव नहीं दे रहा, चलो मैं ट्राई कर, ये भी होता है। सो आपकी ओवर शेयरिंग आपके इस खूबसूरत रिलेशन को जो है वो बर्बाद कर रही है। ये भी होता है जब कोई दोस्तें कहती है ना कि मेरे शौहर को समझाओ जरा, तुम बात करो, अब वो बहन या भाभी बन के जब बात करती है तो फिर वो उसकी खुद की भाभी बन जाती है बात। अच्छा, ये तो मैं आपको एक रियल बताती हूँ, भाई के साथ कोई रिश्ता घर में हो जाता है या फिर मियाँ के साथ ही सेटल हो जाती है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि जैसे इस तरह अपनी ये इसीलिए मैंने ये मिसाल आपको दी है कि वो मेरी जो पेशेंट थी वो इस तरह ओवर शेयरिंग अपनी एक फ्रेंड से करती थी, और उसका हस्बैंड अच्छा खासा मतलब वेल टू डू था। अब उसने कहा तुम इसे समझाओ, मैं नहीं समझी, खुद अपने मसले नहीं हल करने, तुम बड़ी अच्छी एडवाइस देती हो तो आप उससे बात करो। अच्छा, उसने उस पर फ़ोन पे बात करके उससे रिलेशन बना लिया, एंड दे गॉट मैरिड, और उसने उसको डिवोर्स दे दी उस लड़की को। तो ये नहज तक ये चीज़ें पहुंच सकती हैं। ऐसे एक दो सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो बड़े फ़ख्र से बताती भी हैं सोशल मीडिया पे कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि वो ये कहती होती हैं कि ये मेरी दोस्त के जो थे ना रिश्ते में थे, ये उनके प्यार में थे और इनकी मंगेतर थी, ये थी, और मेरी दोस्त ने मुझसे बात करवाई थी और मैंने अपनी दोस्त के मोबाइल के नंबर से नंबर निकाला था और निकाल के उसके बाद मैंने इनको फंसा लिया और मैंने इनको पटा के इनसे शादी कर ली। मतलब बड़े फ़ख्र से बोल रही होती हैं। तो लड़कियाँ ये प्राउडली बात भी बता रही होती है, तो तब समझ जाए अब आप
कि क्या माशरा है, क्या चल रहा है, तो फिर बचा लें अपने आप को, वरना फिर अब आप फिर मियाँ जब दूसरी बीवी लिया है तो फिर आप बर्दाश्त करें। अब क्योंकि रास्ते भी आपने दिखाए, चिक चिक भी आपने, फिर अब दूसरी भी आप फिर बर्दाश्त करें। अगर नहीं बर्दाश्त करनी तो फिर शुरू में दूसरी को नंबर मत दें, बात ना करवाएं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, पाकिस्तानी मुआशरा जो है ना, उसमें एक तो ईगो नाजरीन, और दूसरा अगर ये बात सोचें कि आप जो कहते हैं ना कि ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसका जो प्रेशर है ना, ये जौन सा इतना बुरा मैरिड लाइफ पे ये इम्पैक्ट देता है अपना, और बहुत बुरा असर होता है इसका। अब ये आप मुझे बताइए ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी फिक्र में जो ये परेशानियाँ घूमती हैं। बस तो फिर ये तो एक ऐसी बात है कि आप रिश्ता दिखा रहे हैं और आप रिश्ता निभा नहीं रहे। आप सिर्फ अपना रिश्ता के लोगों को दिखाने के लिए बना रहे हैं बस, कि भी लोग ये ना कह दें कि मेरी बीवी ने अगर जो नौकरी कर ली तो हमारे तो रवाज कोई नहीं, ठीक है, अगर तो मेरी बीवी ये ऐसे कपड़े पहनी तो हमारा तो रवाज कोई नहीं, तो हम तो जो हमारी फैमिली का ऑनर है इसमें बहुत ज़्यादा। आपको अपना रिलेशन नहीं पता कि आपकी बीवी और आपने जब पहले वादे किए थे तो उसमें क्या क्या वादे हो गए थे, वो चीज़ें साइड पे रख के अब सिर्फ लोगों की परवाह है। तो देखें, ये रिलेशन वो रिलेशन है जो अल्लाह की ज़ात ने सबसे पहले बनाया, ठीक है। आदम और हवा का जो रिलेशन बना तो वो मियाँ बीवी का रिलेशन है, दैट इज़ द फर्स्ट रिलेशन विच वाज फॉर्म्ड, और उसके बाद सारे ताल्लुकात आए। तो अगर आप सारे रिश्तों का सोच रहे हैं कि ये, बेशक अपने आप पेरेंट्स का भी सोचें, लेकिन एक हद तक अपनी एक बाउंड्री रखें कि ये हमारा मैरिटल रिलेशन है और इसमें हमने अपनी ईगो नहीं आने देनी, कुछ फ़ैसले हमने मिलकर लेने हैं, ठीक है। तो वो फैसले हम जॉइंट ही लेंगे और लोगों के डर से नहीं लेंगे। अब जहाँ आपने ईगो की बात की, अब ईगो तो जहाँ आ जाती है ख़ास तौर पे मर्दों की, कि बीवी नाराज़ हो गई, मैं मनाने चला गया तो मैं तो कमज़ोर साबित हो जाऊँगा, अगर मैंने इसको लिबर्टी दे दी तो मैं, ये तो थ्रेट बन जाएगी मेरे लिए, ठीक है, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये तो नौकरी में आगे निकल गई तो ये बार बार मनवाएगी, ये तो बार बार मनवाएगी, तो अब मैं तो, गलती तो इसकी है तो मैं क्यों भी इससे माफ़ी मांगूँ। इसी में ये जो ईगो है ना, सारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, तो आप अपने खूबसूरत, अच्छा, दूसरी ईगो जो आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अगर मैरिटल काउंसलिंग की ज़रूरत है, दोनों लड़ रहे हैं, सब ने कहा है यार आप लोग कहीं से जाके थेरेपी करा लो, कुछ करा लो, तो जी हमारी तो कमज़ोर, मैं कोई कमज़ोर हूँ, हमारी कोई कमज़ोरियाँ हैं, मैं कोई ऐसा मर्द हूँ या मैं कोई ऐसी औरत हूँ या हमारी फैमिली ऐसी है, चीज़ें कहीं खुल के सामने ना आ जाए तो लोग नहीं जाते, वहाँ आपकी ईगो आ जाती है और लोग क्या कहेंगे वाली बात आ जाती है। तो कई दफ़ा हम रिश्ते जो हैं बस, हाँ, फिर डिवोर्स का डिसीजन जो है, अब जैसे एक औरत इतनी तंग है, खुला लेना चाहती है, फॉर एग्जांपल, ये मैं यहाँ पे हम इसको ऐड इसलिए मैं कर रही हूँ, कई दफ़ा इतनी नहज तक बातें पहुँच जाती हैं कि लेकिन क्यों जी, आपने बेटा मरना भी यहीं है, ठीक है, लोग क्या कहेंगे कि एक बच्ची को तलाक हो गई, अब बाकियों का क्या बनेगा। अब वो बच्ची चाहे बेचारी पिस गई है, मारे खा रही है, लेकिन लोग क्या कहेंगे डर से हम जो है बहुत से सही डिसीजंस नहीं ले पाते। या फिर बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अभी बर्दाश्त करो, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और थेरेपी में भी लोग क्या कहेंगे हमने नहीं जाना, मनाने भी हमने किसी को नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे, तो हर बात में लोग कहेंगे। तो ये तो फिर मैं वही बात करूँगी कि रिश्ता निभा नहीं रहे आप, तो रिश्ता दिखा रहे हैं कि बस लोगों को हमने दिखाना है, एंड अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने का आपको कोई परवाह नहीं है कि ये जो रिश्ता है, जो सबसे पहले दुनिया का बनने वाला रिश्ता ये है, और जितना ये मजबूत रिश्ता है उतना ही नाजुक है। कोई रिश्ता तलाक से टूटता नहीं, माँ बाप का तो नहीं टूटता, वो तो रहते हैं, ठीक है। रिश्ता ये सबसे पहले बना दुनिया में, लेकिन नाजुक भी उतना ही एक लफ्ज़ से टूट जाता है। तो सबसे ज़्यादा इस रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ रिश्ते ये वाले ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं बात करी थी बात शेयरिंग, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो ये माँ बाप अपने बच्चों से भी करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी माँ ऐसी है, वो कहता है तुम्हारा बाप ऐसा है, उसके पीछे। तो ये शेयरिंग बाहर वालों से तो हो रही है, आपको पता है, छोटे छोटे नन्हे बच्चों से भी शुरू कर देती है माएँ। फिर बच्चों को ये डराना कि तुम्हारा बाप आ जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं तुम लोग को, वो पता है कैसा जानवर है, गुस्से वाला है। अब बच्चे ना घर में रहते हुए भी बाप की बाउंड्री से दूर हो जाते हैं, बाप से डरना शुरू कर देते हैं। वो जो एक बाप से फ्रेंडली माहौल होता है, या कोई फरमाइश या बात या समझने वाली बात या कोई तरबियत लेने वाली बात, वो बच्चे हिस्सा नहीं लेते, बच्चे डर जाते हैं। बच्चे, क्योंकि माँ ने कहा होता है तुम्हें पता है बाप कितना जानवर है, मैं बाप को बता दूंगी। बाप से जो डराया जाता है ना ज़बरदस्ती का, वो भी एक बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है। उससे वही होता है ना कि जो बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि अब जैसे मर्द जो पहला है लड़की की ज़िंदगी में, वो उसका बाप है, और वो उसी लेंस से सारे मर्दों को देखेगी। ऐसे ही अगर वो अपने बाप को ऐसा देखेगी कि इनवैलिडेटिंग है, क्रूअल है, तो या तो वो डरेगी बाद में मर्दों से, या फिर वो उल्टा बहुत ज़्यादा बहादुर हो जाएगी। यानी दोनों ही गलत किस्म की उसकी मतलब निकलेगी पर्सनालिटी। ऐसी बच्चों के जहन के लिए बहुत गंदी है, बहुत गलत बात है। तो बच्चों के सामने माँ का इमेज, माँ इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चे की ज़िंदगी में,
मर्द की लड़के की ज़िंदगी में पहली औरत माँ है, ठीक है। इसी तरह बच्चियों के लिए भी बच्चियाँ माँओं से सीखती हैं। आपने अपनी बीवी का इमेज अपने लिए कि मैं सही साबित हो जाऊँ, बच्चों के सामने अगर ख़राब की है तो इसका मतलब है वो उस बेचारी ने अब उससे क्या पालना है बच्चों को, उन्होंने उसकी क्या इज्जत करनी है और समझना। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया कि बेटियों को खासतौर पे, और बेटियां अपने बाप को जो है ना विलन समझ के हर वक्त जब वो काम पे हो, माए बेसिकली मैंने देखा है माए जो है बच्चों को जो है ना उनके कान भरती रहती हैं उसके बाप के खिलाफ, खुद खुश नहीं है अगर, या उनका कोई टॉक्सिक चल रहा है रिलेशन या लड़ाइयाँ चल रही हैं, मूड ठीक नहीं है, बच्चों से हर बात बाप की करना, या बाप ने बच्चों की जो है ना सोच खराब करके माँ की बुराई करना कि तुम्हारी माँ है ही ऐसी। बिल्कुल ऐसी। झगड़ा हो गया तो बच्चों को बुला के बोल दिया मैं तो तंग हूँ उस औरत से, है ही तुम्हारी माँ ऐसी, मैंने निकाह शादी कर ली, जाओ जाके तुम अपनी माँ पे गए हो, वो कहती है तुम अपने बाप पे गए हो। भाई बिल्कुल, जब बच्चा बुरी हरकत करेगा, मैं किस पे गया हूँ, मैं क्या हूँ, और वो सिर्फ बुरी हरकत पे बाप या माँ पे गया है, कोई अच्छी हरकत पे बोलो ना बाप पे गया है, नहीं कहना ना, वो हम पे गया है, वो हम पे गया है, जो अच्छी हरकत है वो हम पे गई है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल करूँ आपसे, मुझे अच्छा मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी। हाँ। उसमें यह है कि कई दफ़ा माएँ जो है ना, इवन अगर उनके शौहर का कोई पास्ट हो वो भी डिस्कस करती हैं बच्चों से। हाँ, कोई गर्लफ्रेंड थी या किसी फलानी कजन से शादी होने वाली थी। और एक मेरे पास पिछले दिनों में एक क्लाइंट आई है, उनका जो बाप है वो इवन अपनी बीवी पे शक करता था और वो बच्चों के सामने कि तुम्हारी माँ ठीक नहीं, हालांकि वो बहुत शरीफ औरत थी, और बच्चों ने बाद में रियलाइज़ किया, उन्होंने अपने बाप को यानी कि उस तरह से थोड़ा सा फिर बाद में किक आउट किया अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये दोनों सूरतों में ठीक नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें अपने, क्योंकि उनका अपना रिलेशन है, उनके तो माँ बाप हो ना आप लोग, आप तो मियाँ बीवी हो, बच्चे ना बाप की बात सुनना चाहते हैं ना माँ की बात, बागी हो जाते हैं, दोनों एक पेज पे नहीं होते, तो बच्चों के पास बड़ा अच्छा हल होता है, वो बागी हो जाते हैं कि ना ये नहीं देख रहे कि दोनों अपनी लड़ाई के चक्कर में एक जो नया फ्यूचर है जवान कर रहे हैं उसको खराब कर रहे हैं, और आप उनको चांस दे रहे हैं बागी होने का, रिबेलियस हो जाओ, ठीक है। मत सुनो, यू आर सो राइट। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा, वेलकम बैक। अब हम एक ज़रूरी सवाल ज़रूर करेंगे कि जो हस्बैंड्स हैं मोस्टली क्या करते हैं, अपनी बीवियों से ना शादी के बाद एक बात पूछते हैं, अपनी झूठी स्टोरी बना के पहले अपनी बताते हैं, फिर बीवियों से पूछते हैं कि तुम भी बताओ ना, तुम्हारा कोई सीन था, किसी के साथ कोई अफेयर था, कहीं होने वाली थी, कहीं तुम्हारा दिल, तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन था, क्रश करके पूछते हैं, और उसके बाद उनका दिल उनकी भेद लेते हैं कि अच्छा इसके साथ तुम्हारा सीन था, उधर तुम शादी करना चाहती थी, पसंद उधर करती थी पहले, फिर ये वो ऑल दैट वो ले लिया, उसके बाद फिर उसको बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो व्हाई इज़ दैट, ये क्या साइकी होती है, व्हाई हस्बैंड्स आस्क दिस? हाँ, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है, और इसमें ये कि देखिए पहले तो हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये हस्बैंड ऐसे, हर हस्बैंड कभी ये नहीं करेगा, जो कंट्रोल करना चाहता है ना वो ये करेगा, और जिसको ट्रस्ट ही नहीं है वो ये पूछेगा, जिसको आज अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है वो कभी ये सवाल नहीं पूछेगा। तो ये कंट्रोलिंग नेचर है कि अच्छा। अब मैं ये पूछूंगा, कोई बात पता चलेगी तो फिर मैं उसको हथियार बनाऊंगा टू टॉन्ट माई वाइफ, अदरवाइज बाद में ना मैं मतलब जब इसी चीज़ को मैं यूज़ करके फिर एक वेपनाइज करूँगा इस चीज़ को ना, इस मतलब जो उसने मेरी बात बताई है मुझे, ठीक है। तो ये तो एक कंट्रोलिंग हैबिट है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए औरत को ये बात पूछ रहे। जब वो आज आपके साथ कमिटेड है, आज अपना देखें आप, उसका पास्ट आपने खोल के क्या करना है कि वो किसको, इसका मतलब आप इनसिक्योर हैं। इवन ये फीमेल्स पे भी लागू है यही बात कि अगर वो भी पूछ रही है, उसको पता चल रहा है, तो यू आर नॉट सिक्योर, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपका जो पूछ रहे हैं आप। अब इससे क्रिएट क्या होगा, जेलसी उसमें आएगी। कोई भी अगर आपने अपना पास्ट बता दिया है, ठीक है, मासूमाना अंदाज में कि भाई ये था, हर एक का कोई पास्ट होता ही है, मर्दों के मेरे हमें 100 पास्ट होते हैं, तो औरत का जो एक पास्ट भी होता है ना, उस पर भी वो उस बेचारी को पकड़ के जो है ना सूली लटका देता है जो हस्बैंड है यूजुअली, ठीक है। या औरत भी ये कर सकती है, मैं सिर्फ हस्बैंड को नहीं कहूँगी, कई दफ़ा औरतों में भी ये नेचर होती है। तो बेसिकली मैं औरतों को ये मशवरा दूँगी कि कोई ज़रूरत ही नहीं इतनी ओवर शेयरिंग करने की, क्योंकि हस्बैंड जैसे भी हैं, अगर वो ये बात पूछ रहा है तो दिस शोज़ कि उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इतना खुला दिल नहीं है। और मुझे लगता है वही मर्द पूछते हैं जिनके खुद के पास्ट गंदे होते हैं, गलत होते हैं, ख़राब होते हैं, या खुद उनकी नीयतें ऐसी होती हैं और वो इस तरह की सोच रखते हैं। औरतों को कभी भी अपनी कोई पर्सनल ऐसी पास्ट की या कोई भी ऐसी बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भी तो आप उनको स्नप करें कि नहीं इस तरीके के, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं, और आपका मेरा हिसाब बनता है जब मेरी शादी आपसे हुई है तब से लेके अब आपकी मेरी लाइफ टाइम तक, नॉट बिफोर कि मेरी ज़िंदगी में किससे शादी हो रही थी, कहाँ मुझे कोई पसंद था, मेरा फर्स्ट क्रश क्या था, फजूल के अजीब से सवाल बंदी से पूछने चाहिए।
इवन अगर देखें औरत के को पास की बात निकल भी आती है, जैसे आजकल लोग तस्वीरें दिखाते हैं इस तरह करके रिश्ता ख़राब करने के, तो मर्द को तो सेवियर बनना चाहिए अपनी बीवी का। अगर उसे पता है मेरी बीवी इस वक्त प्रेजेंट में मेरे साथ फुली कमिटेड है, यानी कि उसकी कमिटमेंट देखें। हाँ, अगर अभी भी वो नहीं है तो फिर अलहदा बात है, फिर तो शक बनता है। लेकिन आप अगर लॉयल नहीं है तो अभी लॉयल है, फुली आपके साथ कमिटेड है, आपके बच्चे संभाल रही है, आपको देख रही है, ठीक है, पूरा उसको आपको उसकी लॉयल्टी का यकीन है, फिर तो इवन अगर कोई बात निकलती भी तो आप उसके गार्डियन बने, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशन है और बड़ा ही सेक्रेड रिलेशन है ये, ठीक है। तो बजाय ये कि आप इसको लोगों को बता रहे हैं, इसका तो मतलब है कि फिर आप एक्चुअली रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, ठीक है। और अगर रखना चाहते हैं तो फिर इतना बुरा रिश्ता रखना चाहते हैं कि हर वक्त इस बात पे आप टॉन्ट कर रहे हैं एक औरत को, ताकि वो दबी रहे, पिसी रहे, आप उसे कंट्रोल करते रहें। तो फिर ये चीज़ें आप वेपनाइज, मतलब एज अ वेपन यूज़ करते हो फिर एक दफ़ा पुछवा के। तो आई थिंक औरतों को कभी भी कुछ ओवर शेयरिंग्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा, औरतें भी डिसलॉयल होती हैं? हाँ जी, औरतें डिसलॉयल, शादी के बावजूद बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बावजूद मियाँ काम पे चला जाता है, तो उनका दिल कहीं और होता है अपने किसी, अच्छा ख़ास तौर पे उस बारे में सोचेंगी जिससे रिश्ता होने वाला होगा, हो नहीं पाया था, कोई कॉलेज में कोई ऐसा लड़का जिसको वो पसंद करती थी और वो अब उसको फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे कहीं मिल गया है और दोबारा से बातचीत शुरू हो गई, तो वो फिर ताल्लुकात व्हाट्सएप तक, फिर छुप के एक अलग सिम रख ली जाती है, फिर मुलाकातें होती हैं छुप के बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने। फिर ये सिस्टम, ये डिसलॉयल चीज़ें भी औरतों के अंदर भी अब आजकल देखने को मिल रही हैं। पहले भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा, मगर क्योंकि अब ज़माना ऐसा है कि लोग बात करते हैं, तो अब ये देखने को मिलती हैं चीज़ें ना। बच्चों की फिक्र होती है, चाहे एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, दे डजंट केयर। एग्जैक्टली, वो कहती है नहीं, मेरी पहली मोहब्बत मेरे सामने, अगर मियाँ ऑफिस में है और वो अपनी अब ये डिसलॉयल्टी है ना, इसका मतलब है प्रेजेंट अब खराब है। देखिए, पास्ट किसी का खराब है या पास्ट किसी का जैसा भी था, इट्स ओवर नाउ। और वो पास्ट का बंदा क्यों आता है जिंदगी में, ये भी सुन ले। वो इसलिए आता है बताने के लिए कि तू मुझे टाइम ही नहीं देता, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरी भी तो जवानी है, मगर मुझे देखो कोई देखता ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं देता है, भी निकल रहा है, इसके बच्चे मैं पालती रहती हूँ, मैं क्या नौकर उसकी। कि जो हस्बैंड है वो भी अपनी बीवी को पूरा वैलिडेट करे, प्यार करे, कोई तारीफ करे। मतलब आप देखें, कोई औरतें क्यों इस तरह बेरहरवी का शिकार, अवल तो ये गलत बात है, कोई इसको प्रमोट करना ये तो बिल्कुल गलत है, इस्लाम में भी मना है, वैसे भी गलत है, लेकिन इसके फैक्टर्स भी हमें देखने चाहिए। मगर अगर कोई ऐसे औरत करना है, आप तलाक लेके फिर शादी कर लो, ये कर लो, मगर किसी के रिश्ते में रह के किसी और मर्द के साथ आप अफेयर चलाना गुनाह, इस पे भी किसी ने आज तक बात नहीं की। मुझे लगता है इस पे भी बात होनी चाहिए कि अगर आप किसी मर्द की जिंदगी और अपने बच्चों का नाम खराब करिए तो आप पहले तलाक ले लें। तलाक लेके आपने जिस भी बंदे से शादी करनी है, इस तरीके से सही से शादी कर लें। अगर आपकी पसंद नहीं है ये मियां और वही पिछला आपकी कोई जिंदगी में, आपसे शादी कर लें। इस्लाम भी इजाजत लेता है, इस्लाम भी आप खुला ले लें। अब यहाँ पे वो आ जाता है, मगर लोग क्या कहेंगे सामने, टॉक्सिक जिंदगी और लोग क्या कहेंगे, इस पे बात कीजिए जरा। एग्जैक्टली, लोग क्या कहेंगे कि भाई इसने इतने बच्चों की माने, तो बेहतर है कि साइड पे होके रिलेशंस रख लो। दिस इज रॉन्ग एंड गुनाह as well, very much। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो फिर वही बातें हैं ना कि लोगों को दिखाना है, तो रिश्ता निभाना नहीं है, रिश्ता दिखा रहे हैं, वैसे हम कहीं और अटैच्ड हैं, तो फिर तो आप रिश्ता निभाएं या फिर तोड़ दें, ठीक है। तो डिवोर्स ले लें आप, अगर नहीं आपका बन रहा, आपको हक है, ठीक है, आप खुला लें और अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल तबाह ना भी जीने दें, हाँ, और आप भी जिएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए थोड़ा सा बेहतरी से, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल रिश्ते को पर खत्म कर दें। ये तो धोखा, ये धोखाबाजी है। अब यहाँ तो हस्बैंड का बनता भी है कि मतलब चलो हम बात कर रहे थे कि भाई सहेलियों से बात होती है, यहाँ पे अगर कोई औरत किसी अपने पास्ट के किसी अपने दोस्त से दोस्ती करके और अपने मियाँ की बातें बताती फिरेगी तो गलत बात है। और इस सेंस में भी बताया कि बंदा मुझे पसंद है, हाँ, देखो ये एक की 2 लगा के बताए, ऐसे ही है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत है, हाँ, ये तो गुनाह है, गलत है। और यहाँ पे आके इंटरवेंशन, जैसे औरत को भी नज़र आ रहा है कि मेरा मियाँ इस वक्त मेरे साथ हालांकि रिलेशन में है, लेकिन उसके रिलेशंस कहीं और है, तो वहाँ औरत को आवाज़ उठानी चाहिए, साइलेंट नहीं रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे डर से, वहाँ बोलना है, हाँ। लेकिन यहाँ नहीं बोलना कि उसके पास्ट में 6 लड़कियाँ थी तो अब जी मुझे तो अब बस मैं इस पर यकीन नहीं करती। इसी तरह सिमिलरली मर्द भी, कि अगर कोई औरत का पहले कोई रिश्ता हुआ था, जैसे कोई मंगनी हुई थी या कुछ भी उसका अफेयर था और आपको पता चल गया है, तो आपका प्रेजेंट क्या है वो देखें। अगर वो लॉयल है तो फिर दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अगर हाँ एग्जैक्टली, बस इन चीज़ों पे आप फोकस करें और अपने रिश्ते को बचाएं और गार्डियन बने आप, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, ताकि लोग आपका फैसला ना करें, आप खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला और अपने रिश्ते का फैसला अच्छी तरीके से करें। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे क्योंकि ईद मज़े मज़े की नई गुजरी है, बड़ा गोश्त खाया मैंने भी, आपने। फिर देखिए ईद के जो 3 दिन थे ना, तो उसमें तो मुसलसल गोश्त ही खाते रहे हम,
मज़ा ही यही आ रहा था। अब उसके बाद भी अभी फ्रिज जो है वो स्टोर करके लोगों ने रख दिए हैं, हर कोई रख लेता है। अब महीना महीना 2-2 महीने 3-3 महीने तक ये गोश्त चलाते हैं लोग, ठीक है ना। अब इसमें एक तो ये भी मैं आज इस बारे में बात करूँगी कि इतने अरसे अगर गोश्त को हम फ्रीज़र में रख रहे हैं तो फिर उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसमें कोई इफादियत भी होगी गोश्त में, किसी कोई खाने का कोई बेनिफिट्स होंगे। और ईद के बाद मोस्टली फिर ये जो गोश्त मुसलसल, ठीक है, फिर भी सब्जियां अगर पकाई जा रही हैं उसमें भी गोश्त डाला जा रहा है कि चल गोश्त ख़त्म हो जाएगा, गोश्त निकालते हैं। अब ये जो गोश्त की ओवर ईटिंग है ना, इसके क्या क्या नुकसान आते हैं इसके खाने के इतने ज़्यादा, ठीक है। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, आज वो हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, कैसी हैं? ग्रेट, ठीक ठाक। और ये गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिया है मैंने भी, और अब अभी भी सब खा रहे हैं। फिर सबने एज अ ह्यूमन हमने भी गोश्त बहुत इंजॉय किया है। हाँ। ऑब्वियसली ईद जो है वो इट्स ऑल अबाउट मीट थी और उसमें गोश्त बहुत ज़्यादा खाया। और जैसे आपको पता है ईद में गर्मी काफ़ी थी, तो वो डिहाइड्रेशन वाला फेस, फिर उसके साथ इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन, हर बंदा क्लिनिक पे आके और यही कह रहा है कि जो वेट लॉस कर रहे थे एक तो वो बहुत काम ख़राब हो गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये गर्मी की वजह से जब गोश्त बहुत ज़्यादा खाया, कॉन्स्टिपेशन का मसला और गट रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, इतना गोश्त खा के दोबारा जिस वेट लॉस का प्रोसेस शुरू किया था दोबारा उसी वेट पे वापस आ गए हैं। तो अब ईद तो गुजर चुकी है, तो मैं कह रही हूँ अब ईद गुजर गई है तो फिर अब हम आपको बता देते हैं क्विक हल जो आपने फौरी करने हैं, ताकि जो ये आपकी बकरा ईद पे आपने इतना गोश्त खाया अब आपकी बॉडी में ये अफादियत का बाइस बन जाए, बल्कि नुकसान का बाइस ना बने। हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अब जो गोश्त आपने खा लिया है उस गोश्त को डाइजेशन और एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि यूजुअली क्या हो रहा है, हाई प्रोटीन, जब भी हम हाई प्रोटीन डाइट पे आते हैं या गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, गट डिस्टर्ब होती है, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। अब यूजुअली क्या होता है कि स्टमक जो है वो एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है ईद पे यही चल रहा था, सुबह भी में भी कलेजी फिपड़ा चल रहा है, दोपहर में गोश्त चल रहा था, रात को बारबेक्यू, इवन हमारे भी अपने घरों में यही सीन चल रहा था। तो अब सीन ये है कि अब क्या करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना है और कुछ दिन के लिए जो फ्रीजर में गोश्त स्टोर किया है ना उसके साथ उसके अंदर सब्जी जरूर शामिल करनी है। अच्छा मैं तो ये सोच रही थी कि सब्जी अगर बन भी रही है तो उसमें भी गोश्त डालना है, मगर आप कह रही है कि गोश्त अगर पक रहा है तो उसमें सब्जी जरूर डालनी है। बात दोनों तरीके से तो वैसे एक हो जा रही है। हाँ, मगर एक ही है, फिर है तो गोश्त ही ना, फिर भी चाहे सब्जी में भी खा। अच्छा देखिए, आपने क्वांटिटी कम रखनी है गोश्त की। फॉर एग्जांपल आपने शिमला मिर्च, मटर, कीमा बनाना है तो आपने उसमें कोशिश करना है कीमे की तादाद कम हो, शिमला मिर्च, मटर और जो भी आप सब्ज़ी डाल रहे हैं, जैसे कद्दू गोश्त बहुत खाया जाता है, टिंडे गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है, भिंडी का मौसम बहुत है, तो इन सब के साथ गोश्त की मिकदार कम की जाए और उसके साथ सब्ज़ी की मिकदार बढ़ाई जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब जो गोश्त खाया है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए करना ये है कि दिन में फाइबर का इस्तेमाल बेहतर कर लें। ज़बरदस्त बात यह है, जैसे बड़ी ईद गुजरी है सत्तू का मौसम पीक पे आ गया, तो एक तो सत्तू का इस्तेमाल, सत्तू के अंदर फाइबर की बहुत अच्छी अमाउंट मौजूद है, सत्तू का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा हमेशा से फेवरेट जो लोग सारे सुनते रहते हैं, चिया सीड्स, वो बहुत ज़्यादा अफादियत है। उसके अलावा गूंद कतीरा, ये एक ऐसी चीज़ है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर भी फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी तादाद में मौजूद है, आपकी हड्डियों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगी, पट्ठों को बेहतर करेगी। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल पानी के अंदर डाल के किया जा सकता है। अब एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो अब आपने अपनी हर खुराक के साथ शामिल रखनी है मेजर मील में, अचार। अमेजिंग फर्मेंटेड प्रोबायोटिक। होता ये है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है जब बहुत ज़्यादा गोश्त गोरी खाई की है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप अचार का इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्मी का मौसम है, अगर आपने अब आप फिर भी अब आम रूटीन में जो फ्रीज़र में स्टोर्ड गोश्त है आपने सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल करना है, तो साथ आप लहसुन का अचार यूज़ कर सकते हैं, चनों का अचार यूज़ कर सकते हैं। इवन मार्केट में आप मोरिंगा का अचार मौजूद है, लसूड़े का अचार मौजूद है। अचार पे पूरी आप ही मुझे अब ब्रेक देंगी, क्योंकि अचार पे आपने तो हमें खुली इजाज़त दे दी है। तो ब्रेक के बाद बात करते हैं कि कौन कौन से अचार जो हैं वो हमारे सेहत के लिए सही है, डाइजेस्टिव के लिए काम कर सकते हैं, हमारी गट हेल्थ के लिए काम करेंगे, और कौन से अचार हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मौसम भी गर्मियों का है, कोई इतने अच्छे मौसम तो नहीं चल रहे हैं। तो हर हिसाब से हम पूछते हैं वर्दा से। आइए जी।
वेलकम बैक। और वर्दा हमें बता रही थी अचार के बारे में, ठीक है। अचार हर कोई खाना चाहता है, कह रही है प्रोबायोटिक भी है और अच्छा है आपकी गट हेल्थ के लिए। प्रोबायोटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मगर मुझे ये बता दीजिए कि कौन कौन से अचार खाने और कौन से नहीं खाने। अच्छा देखिए, जैसे मैंने बिल्कुल जिक्र किया, प्रोबायोटिक है, फर्मेंटेड है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एड करेगा। अच्छा फिज़ा, मल्टीपल अचार हैं और हम जैसे जैसे निकलते जाते हैं ना, पंजाब के शहरों से सिंध की तरफ जाते जाते हैं, सवात की तरफ जाते जाते हैं, तो यकीन मानिए अचारों में बड़ी डाइवर्सिटी है। लसूड़े का अचार, मोरिंगा का अचार, गार्लिक का अचार, केरी का मौसम आ गया, हम सबको बचपन में बड़े शौक से हम खाते थे। सिरके वाली मिर्चों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, मैंने तो कराची में गोभी और करेले के अचार भी खाए। यस, और करेले का अचार इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें उससे क्या होता है, एक तो वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की करेक्शन में बड़ा हेल्पफुल है। अच्छा अब फिज़ा, अचार खाने तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, आप ईद के बाद ज़रूर अब आप अचार ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखें, लेकिन अचार को खाने का एक तरीका है। क्या वो तरीका ये है कि यूजुअली क्या होता है हमारे घरों में देसी कल्चर के तौर पे अचार का इस्तेमाल, हम उसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, चाहे वो सरसों का तेल है या हम कोई और ऑयल शामिल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, तेल की तादाद इतनी ज़्यादा कर देते हैं उसे डिप करने के लिए कि वो अचार कम और तेल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वज़न का बढ़ना और घबराहट का होना, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका गाल ब्लैडर निकला हुआ है उनके लिए बहुत मसाइल कॉज मगर अगर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे आप लोग खुद भी कहते हैं ना कि रेकमेंडेड है, सरसों का तेल अच्छा होता है, तो फिर अगर ये सेहत के लिए अच्छा है तो फिर इसमें अचार बना हुआ हमें बुराई नुकसान क्या दे रहा है, मुझे थोड़ा ये क्लियर। अच्छा देखिए कि अगर तो उसके अंदर ऑयल की तादाद बहुत ज़्यादा है, वी मस्ट से दैट मॉडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ खा रहे हैं, अचार के अंदर तेल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो नॉर्मल तादाद के अंदर मौजूद हो, तो आप उसके अंदर थोड़ा ऑयल डालें। या फिर आज जो पूरी दुनिया में ज़बरदस्त फर्मेंटेड प्रोबायोटिक्स चल रहे हैं, उसमें जो बेहतरीन चीज़ है वो हमारे पास ये आ जाती है कि आप क्या करें, सिरके के अचार यूज़ करें। आपको पता है एप्पल साइडर विनेगर जहाँ लिवर फैटी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप क्या करें कि आप अचार जो है वो सिरके के हो सकते हैं, सेब के सिरके के अचार हो सकते हैं। तो सिरके के साथ अगर अचार होगा तो वो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करेगा, डाइजेशन को प्रमोट करेगा। और आप अगर प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं तो उसके साथ एज अ सोर्स आप उसके अंदर अगर लीमू का अचार ले रहे हैं तो वो विटामिन सी जो कि डाइजेशन में बड़ा ज़बरदस्त हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया अचार के बारे में। तो मगर अब गोश्त की तरफ दोबारा आती हूँ कि अब गोश्त जैसे है, बच्चे उनके लिए तो कहा जाता है कि बस उनको गोश्त खिलाएं, ताकत अगर देनी है तो गोश्त खिलाएं, तो अब किस तरीके से, किस मिकदार में डेली खिला सकते हैं, और देना है तो कितना देना है, क्या क्वांटिटी में हिसाब से? अच्छा देखें, जो एक हेल्दी ह्यूमन है उसके लिए रेकमेंडेड है कि आप 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से दिन में प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा कॉमन सा न्यूट्रिशनल फार्मूला है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप जिम करते हैं, वर्कआउट है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आप फिर 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा फिज़ा, देयर आर काइंड्स ऑफ प्रोटीन, कुछ होता है एनिमल प्रोटीन, कुछ होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी गोश्त की बात की जाती है, अब ईद गुजरी है, फ्रीज़र हमने गोश्तों से भरे हुए हैं, और उसमें एक चीज़ कह रहे होते हैं हम लोग कि अब ना पूरे 2 महीने जब तक ये गोश्त ख़त्म नहीं हो जाएगा, हमने अपने बच्चों को सिर्फ प्रोटीन गोश्त से पूरा करना है। देखिए, प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कंप्लीट प्रोटीन, उसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी हो, एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी हो, तो इसलिए आप कॉम्बिनेशन से एक तो इस्तेमाल करें। जैसे गोश्त है उसके शामी कबाब बना के रख लें, वेजिटेबल कबाब है, टर्किश कबाब है, वो कुछ इस तरह की सूरतें हैं जिसमें प्लांट बेस्ड सोयाबीन्स और इस तरह की चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे के लिए वो प्रोटीन बर्डन का काम नहीं करेगा और बड़ों में खाली यूरिक एसिड कॉज नहीं करेगा। तो इसलिए एक तो कॉम्बिनेशन से इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है हमारे पास बहुत अहम कि अगर आप गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो आपने उसको बर्न आउट भी करना है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है या वेट लॉस कर रहे होते हैं, आज हर डाइटिशियन कह रहे हैं जी हाई प्रोटीन डाइट, छोड़ दें आप कार्ब्स, छोड़ दें आप फैट्स। देखिए जी, कार्ब्स की भी ज़रूरत है, फैट्स की भी ज़रूरत है, और आपने हाई प्रोटीन पे तब जाना है जो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं उनकी प्योरीन्स यूरिक एसिड का कॉज ना बने, गुर्दे के अंदर स्टोन्स का कॉज ना बने, तो इस वजह से उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। उसके बाद आपने शो के स्टार्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गोश्त कब तक हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। फ्रीज़र हम सब ने भरे हैं,
अब एक तो चीज़ ये है कि गोश्त की संभाल और गोश्त की शेल्फ लाइफ और गोश्त की क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग कहते हैं गोश्त आया है, गोश्त को फटाफट धो के और फ्रीज़र में रख ले, इसका ब्लड ड्रिप ना करे वरना फ्रीज़र में से स्मेल आएगी या वो। अब आपको पता है अगर उस गोश्त के अंदर से ब्लड आप सारा ड्रिप करा देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक यू आर ईटिंग अ च्युइंगम। आपने अगर वो सारा गोश्त धो के, और आप देखेंगे जब आप गोश्त को बहुत ज़्यादा धो देते हैं तो वो गोश्त जो है वो हल्का हल्का पर्पल कलर का हो जाता है, और जब आप उसको भूनेंगे पकाएंगे तो एक तो वो ड्राई बहुत होगा और एक उसका पर्पलिश कलर का शेड आ जाता है। तो अब होता ये है कि जब आप गोश्त के अंदर मगर ब्लड नुकसानदेह नहीं होता? अब गोश्त ने जब पकना है तो तब उसका ब्लड ख़त्म होना चाहिए। उसके अंदर मौजूद आयरन, बी कॉम्प्लेक्सेस और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो जब पकने के दौरान वो गोश्त ख़त्म हो। लेकिन अगर वो ड्रिप हो रहा है फ्रीजिंग पे सारा और आपने धो के रख दिया, वो गलत चीज़ है। तो अगर आपने गोश्त को स्टोर करना है, धोना नहीं है, तो फिर धोए बगैर इस्तेमाल करना जी है? नहीं, धोए मैं आपको बताती हूँ। आपने करना ये है कि जिस टाइम आपने गोश्त को फ्रीज़ करना है उससे पहले आप क्या करें कि उसको ऐसे ही फ्रीज़ कर दें। एक साफ़ रुमाल का मलमल का कपड़ा लें, उसके ऊपर गोश्त रखें, गोश्त को साफ़ करें, 2-3 मिनट के लिए पड़ा रहे और उसके बाद उसको किसी शॉपर में डाल के या फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल एक बड़ा ज़बरदस्त वे है, उसके अंदर डाल के आप गोश्त को रख लें। उससे गोश्त की एक तो वो आपके फ्रीज़र में ड्रिपिंग नहीं होगी कि आपको वो स्मेल वाला मसला। दूसरी चीज़ ये है कि बेशक अगर आपके पास शॉपर है आप उसके अंदर गोश्त डालें, उसको एज इट इज़ वो अपना खून छोड़ा है वो शॉपर के अंदर छोड़े, कोई मसला नहीं। गोश्त को वॉश करके नहीं रखना। गोश्त को जब हम वॉश करके रखते हैं, और दूसरी चीज़ ये जो आजकल फिज़ा हम सबके घर गोश्त है, रात को हमारे घर भी बात हो रही थी कि जी गोश्त पड़ा हुआ, स्टेक्स बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, और हम लोग अक्सर कहते हैं जी हाफ कुक्ड मीट हो, हम रेस्टोरेंट्स पे भी जाते हैं, वेल डन नहीं चाहिए, हाँ वेल डन नहीं नहीं चाहिए। अच्छा, फिर? ठीक है, और जब हम हाफ डन खाते हैं, चाहे वो घर के बने चपली कबाब है, हाफ डन बीफ कढ़ाई है या हाफ डन स्टेक्स हैं, अब यूजुअली क्या होता है जब वो हाफ डन होती है तो इसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, और अगर आप उनको प्रॉपर कुक नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों के अंदर पेट के और मैदे के मसले आते हैं। तो एक प्रॉपर शेल्फ लाइफ तो फिर ये जो गोरे हैं ये तो रेयर ही खाते हैं या फिर मीडियम रेयर खाते हैं, फिर इनको क्या इसमें साइंस है, उनको कुछ क्यों नहीं होता? देखिए वो अपना बर्नआउट भी करते हैं, वो जितना चल रहे हैं वो अपना बर्नआउट कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया जिसकी आप बात कर रही हैं फिर वो उनको नहीं दिखता? वो उनको ऑब्वियसली। अच्छा एक और चीज़ होती है, वो हैप्चुअल भी होते हैं। हम लोग इधर मॉडर्निज्म के नाम पे शुरू में अब जी हमें पता लगा कि जी हाफ कुक खाना है, हाफ कुक खाने लग जाएंगे और उसके बाद स्टमक अपसेट होगा, तो इसलिए वेल कुक्ड गोश्त जो है वो प्रेफर किया जाए। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, 35 साल के बाद गट सेंसिटिविटीज़ होने लग जाती हैं, तो उसमें कंप्लीट कुक जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कंपैरिजन मीडियम से हाफ कुक। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं है, और प्रेग्नेंट ख़वातीन, वो लोग भी कोशिश करें कि कंप्लीट प्रोटीन का इस्तेमाल करें, और उसको कंप्लीट प्रोटीन और उसके साथ कुक्ड मीट, कंप्लीट कुक्ड मीट हो, ताकि मैक्सिमम उसकी अब्जॉर्प्शन और आपकी गट को वो डिस्टर्ब ना करे। और सबसे ज़रूरी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन अब्जॉर्ब हो और जो आप आयरन ले रहे हैं वो जाके आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो उसके ऊपर विटामिन सी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आप दाल गोश्त बनाया है, कीमा बना हुआ है, मगज़ बना हुआ है, मटन बना हुआ है, कलेजी बना हुआ है, ऊपर नींबू ज़रूर स्प्रिंकल कर लें, तो उससे क्या होगा कि मैक्सिमम वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। और साथ कोशिश कीजिए कि कार्बोनेटेड सोडास के बजाय लीमू पानी का इस्तेमाल, देखिए लीमू फिर तो हजम के लिए इजी हो जाएगा। अगर आपने डिश में नहीं भी डाला टेस्ट आपको नहीं चाहिए लीमू का, तो फिर आप लीमू पानी पीजिए। यस। अब फिज़ा ब्रेक के बाद एक ज़बरदस्त कावा बताने लगी हूँ। वज़न बढ़ा लिया गोश्त खा खा के, तो वो कावा इस्तेमाल करें, आपकी डाइजेशन बेहतर होगी। और ख़ास तौर पे जितना वेट एक्स्ट्रा गोश्त अपने ऊपर आया है। किसने कहा आपको कि मैं ब्रेक लेने वाली हूँ? अगर नहीं लूँ तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं अभी बता दूंगी। नहीं, मैं आपकी रखूंगी ब्रेक। लोगों को सस्पेंस हो, थोड़ी सी एफर्ट करें अपना वजन कम करने के लिए। आज ब्रेक के बाद ही बताओगे क्योंकि उन्होंने ब्रेक ली है आज।
वेलकम बैक। वर्दा सिकंदर हमें बताने लगी है कि जो अब गोश्त हमने खा लिया है इसको हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो खाया है ना वो 1 महीने के बाद पता चलता है। वज़न के तौर पे आपका पेट निकला हुआ होगा, चर्बियाँ आपके जिस्म में फील हो रही होंगी, प्रॉपर पता चलेगा गोश्त खाया हो जिस समय। तो अब ये पूछ लेते हैं कि क्या अब भाई महीना पूरा गुजरेगा तो क्या मोटे हो जाएंगे या कुछ हो सकता है, तो बताएं। देखिए हम हमेशा कोशिश करते हैं फिजा, और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पाउंड्स निकालने में सपोर्ट कर दें। कुछ एफर्ट खुद की जाए तो ये कावा जो है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा, डाइजेशन को गर्मियों में पी सकते हैं कावा, वो कोई रेट तो नहीं करेगा? पी सकते हैं। मैं जो कावा बताने लगी उसको गर्मियों में पीना बहुत आसान है। अच्छा, करना ये है आपने क्या करना है कि लेमन ग्रास, उसके साथ सौंफ, उसके साथ दालचीनी और छोटी इलायची, सिर्फ ये 4 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और इसको रात को पका लेना है। ये कावे की सूरत में जैसे पक जाएगा 3 से 4 ग्लास के तौर पे आप इसे पका लें। लेमन जो है उसको स्लाइसेस में काटना है, थोड़ा सा आपने जिंजर डालना है, थोड़ा सा सिनेमन, दालचीनी और छोटी इलायची और सौंफ डाली जा सकती है, ऑप्शनल। अब क्या करना है कि इस कावे को आप 3 से 4 ग्लास पका लें और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। पकाने के बाद उसके बाद क्या हो कि सुबह दिन में 3 से 4 ग्लास ये पानी आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये एक ऐसा ठंडा कावा है जो आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेगा। आपको जो गोश्त खा खा के वो घबराहट वाली फील हो रही है क्योंकि सडन वेट गेन होता है ईद के बाद, उसमें बड़ा हेल्पफुल होगा। ये वेट लॉस में मदद करेगा, ठंडा कावा बेहतरीन मदद करेगा, बेहतरीन। हाँ, ये नहीं है कि अब आप बहुत ही उसको चिल्ड कर लें, एक नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा कावा बना लें, उसका कोई मसला नहीं। क्योंकि यूजुअली होता ये है कि अब देखिए रात को आपने उसको जब पका लिया तो उसके एक्सट्रैक्ट उसके अंदर आ गए हैं, तो उसको जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेंगे, और इसके अंदर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है वो बीच में शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा मज़ीद एक हेल्पफुल ड्रिंक हो सकता है। और कोई फल भी बता दें, इतने मौसमी फल आए हुए मार्केट में, कोई ऐसा फल जो आपको पता है ईद के बाद मैं सबसे ज़्यादा क्या खा रही हूँ और मैं अभी क्या नाश्ता करके आई हूँ? तरबूज। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, यकीन मानिए डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर रही है, उसके साथ साथ आपका वाटर कंटेंट, घबराहट ख़त्म, ज़बरदस्त वेट लॉस के लिए नाश्ता है। आप वाटरमेलन इस्तेमाल करें। मगर दिल के मरीज़ को क्यों मना किया होता है कि वाटरमेलन नहीं खाना? हमारे वो ड्राइवर भाई है ना, आज उन्होंने वो आए नहीं है मेरे साथ, तो उनकी अम्मी ने ना रात को तरबूज खा लिया। अच्छा। तो वो दिल के पेशेंट हैं तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, रात भर अस्पताल में रहे, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे उनकी अम्मी को, तो वो इस वजह से वो आ नहीं सके। तो मैं ये कही थी कि जो तरबूज है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है क्या? ये ख़राब होता है? अच्छा देखिए, बिल्कुल रिकमेंडेड का सवाल ही है, सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़। अब ये होता है अच्छा, थोड़ा खा लेती तो थोड़ा खा लें तो खाया ज़्यादा है। हाँ, खाया ज़्यादा है। देखिए, आप 3 ऐसी चीज़ें इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फ़ौरन आपका स्टमक अपसेट होगा गर्मियों में। सबसे पहले एक तो वाटरमेलन, दूसरा पपीता, तीसरा भिंडी। ये तीनों चीज़ें आप जिस दिन ज़्यादा खाएंगे, आप 2 घंटे के बाद अपना पेट पकड़ के बैठे होंगे और आपकी है तरबूज, पपीता और भिंडी। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो डाइजेशन एड को थोड़ा स्लो डाउन। अच्छा, भिंडी को रात के वक्त कहते हैं नहीं खाना चाहिए, उससे पेट स्टमक अपसेट होता है। हरी सब्जी, और उन्होंने सुना कोई भी हरी सब्जी, पालक क्यों ना हो, वो रात को कहते हैं नहीं खाओ। अच्छा, अब ये होता है कि यूजुअली उनके अंदर ऑक्सलेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। और दूसरा फिज़ा एक और चीज़ है, अब होता क्या है कि हम लोग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और लेट नाइट बहुत खाते हैं। अगर आपको डिनर अर्ली है 6 बजे तक खाएं, 2 घंटे आप अपने स्टमक को दें, फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, दिल के मरीज़ों के लिए और गुर्दों के मरीज़ों के लिए ठीक है, शुगर पेशेंट्स के लिए तो ये गोश्त ठीक है, खा सकते हैं अगर, तो फिर किस क्वांटिटी में, किस वक्त? बिल्कुल ये गोश्त खा सकते हैं। गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनको देखना चाहिए कि अगर वो डायलिसिस पे हैं तो फिर उन्हें गोश्त का इस्तेमाल अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की हिदायत से करना है। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो 1 से 2 औंस तक गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें, कीमे का इस्तेमाल करें। इनको भी कोई डॉक्टर्स मना करते हैं ना गोश्त ज़्यादा नहीं खाना, शुगर है, वो क्यों मना करते हैं? वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि जब उनकी शुगर, क्या होता है कि एक नेफ्रोपैथी शुगर की कॉम्प्लिकेशन है कि क्या होता है जिसकी वजह से गुर्दे डिस्टर्ब हो गए होते हैं। तो अगर तो आप नेफ्रोपैथी की कॉम्प्लिकेशन तक हैं तो फिर आपको गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुर्दे के जो मेन सेल्स हैं, नेफ्रॉन्स, वो ठीक काम नहीं कर रहे। लेकिन एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट है तो उसको गुड प्रोटीन्स लेनी है और उसके साथ वॉक भी करनी है,
ताकि वो उन गुड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकें। वरना ये जो गोश्त खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है तो हाजमे के लिए भी कहा जाता है कि इससे हाजमा बड़ा अच्छा हो जाएगा, और बड़े प्यार से मंगा रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में भी कि भाई सोडा पियेंगे तो फिर हजम होगा ना, डाइजेस्ट होगा, तो ये वरना तो खाना यही पड़ा रहेगा। ये बातें ही सुनने को मिलती हैं। तो क्या काम करता है फिजा? सोडा किसी भी सूरत में बिग नो है, बिग नो है, रेड फ्लैग। यस, रेड फ्लैग किसी भी सूरत में वो आप खाने के बाद इस्तेमाल चाहे करें। डाइट क्यों ना हो। हाँ, चाहे डाइट ज़्यादा डेंजरस है, वो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। तो आप खुद देखिए डाइट सोडाज जो होते हैं वो ज़्यादा स्वीटर फील हो रहे होते हैं रादर देन द नॉर्मल वन। तो अब क्या होता है, उसके अंदर जो शुगर होती है जिसको हम कहते हैं एस्पार्टेम, वो क्या करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर, ऊपर नीचे शुगर। तो आर्टिफिशियल शुगर्स आर मोर देन डेंजरस। फिर मुझे पता है फिजा सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना है डॉक्टर वर्दा फिर डाइजेशन के लिए बताएं हम क्या पिएं। तो सिंपल, आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें, आप तरबूज का जूस पी सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आड़ू का मौसम आ गया, आड़ू का मौसम काला नमक डाल के पी सकते हैं, आलू बुखारे का शरबत पिया जा सकता है होममेड। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन समर्स में तो डाइजेशन के मशरूबात। और सिंपल आपने क्या करना है, 3-4 पुदीने के पत्ते डालें, आधा लेमन का स्लाइस डालें, ब्लैक पेपर डालें, थोड़ा सा ठंडा पानी डालें और उसको ब्लेंड करें। टेक दैट ड्रिंक, यकीन मानिए आपको इतना मज़ा आने वाला है। और एक और बड़ी ज़बरदस्त टिप देती हूँ, वो ये है कि फिजा अब बच्चे हैं या घर में जिन लोगों को सोडास की आदत होती है, अब उनको बड़ा मुश्किल लगता है सोडा छोड़ना, उनको मिंट मार्गरीटा, लेमनेड रेस्टोरेंट्स के बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगर घर में पीना चाहते हैं या आप रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वो आदत ख़त्म नहीं हो रही वो सोडे या गैस वाली, आप अंदर स्पार्कलिंग वाटर ऐड कर लें। उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और फायदा भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच वर्दा, ज़बरदस्त क्या शो है। अब अपने वेट को कम कीजिए, जो गोश्त खाया है उसको किस तरीके से आपने निकालना है, डाइजेस्ट करना है अपनी बॉडी से, ये सारे तरीके आपको पता चल गए। आई लाइक द कावा, वो जो लेमन ग्रास का कावा बताया है इन्होंने वर्दा ने, आसान सी रेसिपी है और उसको आप पी लें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जो कि ठंडा कावा है। आप इस गर्मियों को सही एंजॉय करके अपना वेट कम कर सकते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, आज एक ऐसे मौसम की बात करूंगी मैं जिसका नाम सुनते ही आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, यानी गर्मियों का मौसम। अगर लोगों से पूछते हैं ना कि गर्मियों के बारे में, तो वो कहते हैं कि बहुत बुरा लगता है मुझे ये मौसम, पसीना हर वक्त आता रहता है, गर्मी इतनी महसूस होती है, रात को सो नहीं सकते, एसी जो है ना वो सही नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहा, या फिर ओ माय गॉड लाइट चली गई तो फिर बहुत गर्मी, ठीक है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, मेकअप नहीं कर सकते, तैयार नहीं हो सकते, बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारे इश्यूज़। मगर मैं आपको बताऊं, हर मौसम जो है ना अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने उसको एक ख़ास मकसद के तहत बनाया उस मौसम को। कहीं सर्दी है, कहीं बाहर है, कहीं ख़ज़ा है और कहीं शदीद गर्मी है। अब अगर कोई एक ही मौसम सारा साल रहेगा तो फिर आप सोच लीजिए कि ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। साइंस के मुताबिक भी ज़मीन जो है ना वो सूरज के गिर्द घूमती है और इसका महवर जो है ना थोड़ा सा झुका हुआ होता है। जो ज़मीन का हिस्सा सूरज के करीब जावे में आता है ना, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में मई, जून, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इवन अगस्त का महीना भी जो है ना वो गर्म होता है। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी तो शदीद इंतहा से भी ज़्यादा पड़ती है। मिसाल के तौर पर जैकबाबाद दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शुमार होता है, जहाँ पे दर्जा हरारत जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। कैन यू इमेजिन। उसकी तरह मुल्तान देख लें, ठीक है, और भावलपुर देख लें, ठीक है, सिब्बी देख लें। ये इसके अलावा लाहौर में भी जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। हाँ मैं, मगर अब अहम बात, गर्मी इंसान के लिए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि सूरज की जो रोशनी है ना वो हमें विटामिन डी देती है, जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है और हमारी जिस्मानी ताकत के लिए भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सूरज ना निकले ना तो ये जो हमारा इंसानी जिस्म है ना ये कमज़ोर पड़ जाएगा। और दूसरी बात, ये जो गर्मी है ये फसलों को पकाती है। आम खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है, कपास हो गई, गन्ना हो गया, और इस तरह की इतनी फसलें हैं जो गर्मी के बगैर जिनका होना ही नामुमकिन है, वो पैदा ही नहीं हो सकती। यानी हमारी खुराक, ठीक है, और हमारी मईशत, ये दोनों इस गर्मी के साथ जुड़ी हुई हैं। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, गर्मी जो है ना वो जरासीम को और नमी को कम करती है।
अगर हर वक्त सर्दी 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 रहेगी तो फिर बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो पैदा हो जाएंगी। इसलिए आपने देखा है ना कि सर्दियों में नज़ला और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बड़े पेशेंट्स निकल के आते हैं। इसलिए नेचर ने ना बड़ा बैलेंस सा रखा हुआ है कि सर्दियाँ रखी हैं तो उसके साथ गर्मियाँ भी रखी हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर सर्दियाँ ही सर्दियाँ रहें, ठीक है, और बर्फ़ जम जाए, फसलें मर जाएँ, पानी भी बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए और फिर गर्मी ही रहे, ठीक है, तो फिर और ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने मौसमों का ना बड़ा एक सिंपल सा निज़ाम बनाया हुआ है ताकि ज़मीन पर एक बैलेंस सा कायम रहे और उसको आप इंजॉय कर सकें। मगर एक बात कि गर्मी जहाँ पे फ़ायदा देती है ना, तो एक तरफ से नुकसान भी है। उस पर भी बात करूँगी कि शदीद गर्मी जो है वो से हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, थकन बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे जो ये बुज़ुर्ग हज़रात और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या बाहर काम करने के लिए जो बुज़ुर्ग हज़रात या हमारे मज़दूर लोग जो जाते हैं, भाई जाते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए गर्मियों में फिर बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए, धूप में कम निकलना चाहिए, ठीक है, दरख्त ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि दरख्त माहौल को थोड़ा सा ठंडा कर देता है। आज दुनिया में मौसमियाती जो तब्दीली है, यानी क्लाइमेट जो चेंज है, ये आप जो देख रहे हैं, उसकी वजह से गर्मी ऑलरेडी ज़्यादा ही पड़ रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिशों का निज़ाम देखें वो चेंज हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि जो अजीब किस्म की आंधियाँ तूफ़ान आ रही हैं, ये पहले कभी नहीं देखी थी इस तरह की। अब अपने माहौल का जो है ना, अपने एनवायरनमेंट का जो ये जो सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ है ना, ये हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी है। दरख्त लगाना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो देखिए गर्मी जो है ना सिर्फ पसीना नहीं है, ये कुदरत का मुकम्मल निज़ाम है। ये फसल भी देती है, ठीक है, ये आपको एनर्जी भी देती है, ये आपको ज़िंदगी का तवाज़ुन भी आपका बरकरार रखती है। हमें हर मौसम की खूबसूरती जो है ना और इसकी जो हिकमत है ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गर्मियों को बुरा कहना बंद करें क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम को बुरा मत कहें। जिस गर्मी से आप इतनी नफ़रत कर रहे हैं ना, वो गर्मी आपको ज़िंदगी बख्श रही है, फसलें दे रही है। समझ गए कि नहीं समझे? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही हर घर में एक ही बात होती है कि इस बार कहाँ जाना है, किधर जाना है। ख़ास तौर पे जो लाहौर गर्म शहर, इसमें मई जून की जो गर्मी होती है ना, ये 45 डिग्री तक पहुँचती है ना, तो फिर दिल चाहता है कि यार कहीं चले जाओ, कहीं ठंडी हवा हो, कहीं पहाड़ हो, कोई झीलें हों, कोई खूबसूरत वादियाँ हों, अच्छा माहौल हो, है ना। तो फिर अब पाकिस्तान जो है ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ पर रेगिस्तान भी मिलता है, जहाँ पर बर्फ़ पोश पहाड़ भी मिलते हैं आपको, जहाँ झीलें भी खूबसूरत मिलती हैं, सरसब्ज़ वादियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। अगर आप लाहौर से अपनी फैमिली के साथ ये मुख्तसर सा एक छोटा सा प्लान कर लें ट्रिप, तो फिर सबसे पहले आपके पास आता है मरी और गिलियात का इलाका, ठीक है। जो गलियात नहीं है जिसमें आपने गलियाँ सुनी होंगी, डोंगा गली हो गई, चीका गली हो गई, ठीक है, उसके अलावा नथिया गली हो गई, ये सारी गलियाँ जो है ना, ये बड़े खूबसूरत से इलाके हैं, बड़े प्यारे और बड़ी ग्रीनरी और हसीन खूबसूरत। और मोस्टली पाकिस्तान जो है ना इन इलाकों की तरफ ही जाता है, अगर आपने देखा हो तो, है ना, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। इस्लामाबाद अगर आप पहुँच जाते हैं, वहाँ से घंटा डेढ़ को लगता है, आप मरी पहुँच जाते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, बड़ी पब्लिक आई हुई होती है, बड़े खूबसूरत पब्लिक पॉइंट्स वहाँ पे बनाए हुए हैं जो कि लोग बहुत एंजॉय करते हैं उन स्पॉट्स को, ठीक है। और मोस्टली फैमिलीज़ जो है ना यहाँ पर जाकर बड़े अच्छे अच्छे होटल्स, सस्ते से महंगे हर तरीके के होटल्स जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। फिर मौसम भी यहाँ पर इतना खूबसूरत होता है। अगर आप इधर के सिटी एरियाज़ में भी चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको मौसम बड़ा खूबसूरत मिलता है, हर तरफ हरियाली खूबसूरती। अच्छा, अब मरी और गलियात से अगर आप आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर इससे आगे आपके पास 3 ऑप्शंस बचती हैं। आपके पास सवात है, ठीक है, कलाम है, आपके पास मालम जब्बा वगैरह, ये एक हो गई, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी डायरेक्शन बनती है वो बनती है आपकी कागान, नारान, ठीक है। फिर आगे आप वो बाबूसर टॉप की तरफ चले जाएँ, ठीक है। फिर तीसरी एक और ऑप्शन है आपके पास कश्मीर, जिसमें वादी नीलम आती है, ठीक है, और उसके अलावा ताउबट, ठीक है, केल, अरनकेल, ये सारी खूबसूरत। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं, ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ का सफ़र जो है ना, ये जो है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि मरी के ऑप्शंस थोड़ी करीब है, मगर उसके बावजूद खैर तीनों ऑप्शन है बड़ी अच्छी। सवात भी जाना बड़ा खूबसूरत है, नारान का गान भी बड़ा खूबसूरत है, फिर नीलम वैली भी है, हा क्या वादी, तीनों बड़ी माशाल्लाह, कोई इसमें डाउट नहीं। अगर अब इन तीनों से भी आगे निकलना है तो सुनिए,
फिर हमारे पास आता है गिलगित बल्तिस्तान, फिर हमारे पास आता है चित्राल का एरिया, ये भी बड़ा खूबसूरत है, देखते जाओ चलते जाओ। जैसे अब वो बाबू सर टॉप से आगे निकलते हैं ना, तो फिर उसके बाद आगे जो है ना वो पथरीले पहाड़ शुरू हो जाते हैं सारे, मगर हैं बड़े खूबसूरत हसीन देखने वाले। फिर आगे अब चलास की तरफ चले जाएं, ठीक है, उसके बाद आगे कराकोरम हाईवे पे चले जाएं, ठीक है, फिर आगे और जंगलोट वगैरह है, ठीक है, ये सारी जो है ना मीडोज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, मगर हाँ उसका रास्ता है ख़तरनाक, ठीक है, बच्चों के साथ सफ़र में अगर आपने जाना है, क्योंकि देखिए जो फेरी मेडोज़ है ना दुनिया के सबसे ख़तरनाक ये सफ़र में शामिल होता है, रास्तों में शामिल होता है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये है मुश्किल। मगर एक बार आप उधर पहुंच जाएं, उफ क्या रास्ता है, नांगा पर्वत का क्या प्यारा व्यू आपको देखने को मिलता है, आंखें देखती जाती हैं उस व्यू को, आंखें ठंडी होती जाती हैं, हाय 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 क्या नज़ारे। और इससे भी आगे निकलते चले, गिलगित से आगे आप निकले तो स्कर्दू है आपके पास, या फिर हुंजा का ऑप्शन है, और ये दोनों भी, स्कर्दू में भी आप जाते हैं तो आपको डेजर्ट भी मिलता है, दुनिया का ठंडा डेजर्ट मिलता है, मतलब रेत आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सहरा की बात होती है ना, जब गर्मी आपके जहन में आ जाती है, मगर वो ठंडा सहरा है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और पहाड़ों से घिरा हुआ सारा है, क्या बात है। और फिर साथ ही उसके दरिया भी बह रहा है, ऐसा खूबसूरत। ऐसी जगहें आपको पाकिस्तान के अलावा कहाँ मिलेंगी बताइए मुझे। अगर दुनिया आप घूमने का शौक़ रखते हैं तो सबसे पहले मेरा मशवरा है कि आप पाकिस्तान को घूमें, दिस इज़ द प्लेस टू विज़िट। या उसके बाद जैसे अब हुंजा की तरफ जाते हैं तो वहाँ का कल्चर आपको बहुत खूबसूरत मिलता है, हसीन, उसके खाने पकवान, खाने वाले खुशबूदार नई नई जायकेदार डिशेस। फिर अत्ताबाद झील, उधर निकले, क्या खूबसूरत झील, 2010 में ये झील आई, ठीक है, और एक बिल्कुल नीला पानी, अत्ताबाद झील में जाके देखें, क्या कर रहे हैं आप, जाके देखें, ठीक है। फिर उसके बाद पासू कौंस को कैसे भूल सकते हैं, आय हाय हाय, गए आप, क्या खूबसूरत कराकोरम हाईवे पे आप सफ़र कर रहे हैं तो पासू कौंस अगर आपको सामने वो नज़ारा नज़र आ जाए तो इतना हसीन है, वो भी बड़ा दिल को ठंडक देता है। फिर उससे आगे अगर आप निकलते हैं तो हुंजरात हैं, खुंजराब, हाँ वहाँ पहुँच जाते हैं, वो जो चाइना का बॉर्डर है ये वो है, आपको मैं बता दूं। अच्छा यहाँ पे अगर आप जून के महीने में भी चले जाएं ना तो वहाँ पे उधर उस वक्त भी बर्फ़बारी हो जाती है, इतना ठंडा मौसम होता है। तो अगर आपने गर्मी से बचना है और अपनी छुट्टियों को अच्छा प्लान करना है, एंजॉय करना है, अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ लें और निकले, आगे रहें, खर्चा करें। और अगर अपनी गाड़ी पे जाना है ना, 2-3 चीज़ें थोड़ा सा मेंटेन करके जाइएगा गाड़ी को, क्योंकि लंबा सफ़र होता है, बच्चों के साथ खाने पीने का इंतज़ाम, ओढ़ने का इंतज़ाम, ठीक है, कुछ सफ़र में थोड़ा से कुशन्स वगैरह रखें गाड़ियों में ताकि बच्चों को, बड़े बुज़ुर्गों को गाड़ी में सफ़र आराम से हो। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, रोड्स पे होटल, चीज़ें सब कुछ आपको मिलेगी। मगर 1-2 चीज़ें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, फ़र्स्ट एड आपने अपने साथ लेके जानी है, क्योंकि वहाँ आपको कुछ दशारी हो सकती है जिसमें आपको उल्टी की दवाई, क्योंकि सफ़र में लोगों को मोस्टली जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो मोस्टली उल्टी बहुत आती है, बच्चों को भी बड़ों को, तो उल्टी की कोई सिरप दवाई लेके जानी है आपने। कोई अगर नींद आपकी डिस्टर्ब हो गई, कोई नींद की दवाई, ठीक है, सफ़र में, क्योंकि मोस्टली जब आप सफ़र बहुत ज़्यादा करें तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके अलावा कोई बुखार की दवाई, ठीक है, इस तरह से कोई नज़ले की, कोई खांसी का बच्चों का सिरप, इस तरह की जो फ़र्स्ट एड है ना वो आपने लेके जानी, कुछ बैंडेज भी, कुछ सनी प्लास्ट भी, ये सारी चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। बाकी ये जो बच्चों की छुट्टियां हैं, खबरदार अगर मैंने किसी को घर पे बैठे देखा, खबरदार जो किसी ने अपने पैसे बचाए, खबरदार जो किसी ने बोला कि मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, क्यों बिजी है, अपने बच्चों को पकड़ें, ठीक है, अपनी बेगम को पकड़ें, अपनी अम्मी अब्बू को तैयार करें, घर से निकलें, छोड़ें अपना घर, बाहर जाए, जाके घूमे फिरें, अय्याशी करें। अजीब करते हैं घर पे बैठे में पैसे ये बैंकों में सेव करें, किसके लिए, खुद घूमें। ये सारे मकामात मैंने आपको बता दिए हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, जाके सैर करें, एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त, अच्छी मेमोरीज़ इकट्ठी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।